यक यक मेरी चंद्रकांता, यक यक माई दूध पीऊंगा माई, यक भूख लगी है माई। ना ना, मैं तो सबसे पहले बैठा था, आमिर खान से हो गई थी। एक बार हो गई थी। हाँ हाँ, मैं तो तो गायत्री फिर आमिर खान साहब कैसे पहुंचे? वो आए बाद में, कैमरा की गाड़ी पे बैठ के तो सलाह होना ही था। हे भगवान, अरे शर्म कर लो नी, शर्म कर लो नी, तारा लनी में नहीं तो बिहार के लेखन में ये तो गलती बा। ये इतना बड़ा आर्टिस्ट है जी खड़ा रही, चल जाने जाने हड़ा। क्या भारतीय बॉलीवुड सिनेमा से भारत गायब हो गया है क्या? बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो पॉडकास्ट विद आशीष सिन्हा। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिनको किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। कई सुपर हिट फिल्म में इनको आपने देखा होगा अभिनय करते हुए, चाहे सरफरोश हो, चाहे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो, चाहे गंगा जल हो, और बेहतरीन फिल्मों में से एक लगान। लेकिन उनके पास जाऊं, एक आपको थोड़ा सा 90 के दशक में लेके जाना चाहूंगा। चंद्रकांता आपने जरूर देखी होगी। तो चंद्रकांता के वो कैरेक्टर, कई बार होता है कि कई अभिनेता कई सारी फिल्में करते हैं, कई सारी सीरीज करते हैं, लेकिन एक ऐसी सीरीज या एक ऐसी फिल्म जो इतिहास में उनको अमर कर जाती है। कुछ इसी तरह के कैरेक्टर हमारे बीच में हैं। अखिलेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैंने चंद्रकांता का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो दौर था 1994 का। उस दौर में हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। 9 बजे शो आता था, चंद्रकांता की है कहानी, ये माना की है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार, नौगढ़ का था जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। एक कैरेक्टर उसमें आता है, क्रूर सिंह, और हम छोटे थे। यक्कू 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 बोलना हमने शुरू कर दिया था। अब ये जो चीजें आई, मतलब एक्सटम 4 यक का यक्कू हो गया। जरा 1994 के उस दौर के बारे में बताइएगा, चंद्रकांता का दौर। चंद्रकांता का दौर बहुत ही खूबसूरत दौर है। वो दौर भारतीय टेलीविजन का स्वर्णिम युग था, जब हम लोग और ये जो है जिंदगी और एक कहानी और मालगुड़ी डेज और बुनियाद और कैर, इस तरह की सीरियल्स बनते थे। उसके बाद रामायण, महाभारत, चाणक्य और चंद्रकांता, उसने पूरा टेलीविजन का सिनारियो बदल दिया। मतलब सड़कों पर सन्नाटा छा जाना, रविवार को 9 बजे से 10 बजे सुबह, ऐसा लग रहा है जैसे कि कर्फ्यू लगा हुआ है शहर में, गांव में। एक टेलीविजन और पूरा गांव देख रहा है एक टेलीविजन पर, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट पोर्टेबल छोटा सा टेलीविजन। वो भी जिसका एक बैठा हुआ है वहां पे एंटीना खींच के कि कहीं वो चला ना जाए, और जाने के बाद ब्लर हो रहा है, फिर भी लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ डायलॉग सुनाई दे रहा है, फिर भी डायलॉग सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो ये एक क्रेज विषय वस्तु को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके, टेलीविज़न को लेके, तो वो युग बड़ा ही अद्भुत था। और उसमें मुझे मौका मिला चंद्रकांता, जो कि 1888 में बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास चंद्रकांता पे बन रहा था, और मैं उसका हिस्सा बना, तो बड़ा मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और उसमें मैं जब क्रूर सिंह बना, और पहली बार, मैं आपको एक बता दूं, अपने दर्शकों को मैं कई बार बता चुका हूं, आपके भी चैनल में बताता हूं, कि ध्वनि को हमने 9 रस में प्रयोग किया तकिया कलाम के रूप में। अच्छा, कैसे? जैसे कि उसके पहले या तो शब्द या तो वाक्य तकिया कलाम हुआ करता था। तकिया कलाम का अर्थ ये होता है कि जो बातचीत में बार बार कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करता है अपनी बातचीत में। मैंने ध्वनि को रखा, ध्वनि था यक, और ये स्क्रिप्ट पढ़ते ही हुए आया था, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था। जब एक एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ता है तो स्क्रिप्ट को अपने कल्पना शक्ति द्वारा उसका एक विजुअलाइजेशन करता है कि ये है, ऐसा करूंगा, ऐसा जाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे निकलूंगा। तो उसमें मुझे उस कल्पना में उस सीन को करते हुए मन ही मन वो यक का आता था वो हमेशा, कि ऐसे एंट्री हुई और वहां से जब एग्जिट हुआ। मतलब ये बात आपको डायरेक्टर ने नहीं कही थी, यक बोलने? ना, ये तो मैं जब पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे 4 एपिसोड दिया गया था, जो कमलेश्वर जी और डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने लिखी थी।
डायलॉग के साथ। वो 8 एपिसोड हो गया, इतने लंबे लंबे एपिसोड थे जब बना। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये चीज़ें आई, और जब मैं शूटिंग पे गया तो उस सीरीज़ की जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी निर्जा गुलेरी जी, उनसे मैंने अनुमति ली। मैंने कहा कि मैं एक तकिया कलाम का प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो कहा तकिया कलाम, क्या है तकिया कलाम? तो मैंने कहा कि यक यक का मतलब मालूम है आपको? मैंने कहा नहीं, ये पढ़ते हुए आया है ऐसे ऐसे, और मैंने तो कहा कि तकिया। मैंने कहा देखिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं सीन करता हूँ, करके दिखाता हूँ, आप कहेंगे तो रखूंगा, तो नहीं रखूंगा। जब मैंने सीन किया और सीन करते हुए प्रयोग किया तो हंसने लगी वो। उन्होंने कहा रखिए। तो यक से यक्कू कैसे हुआ? वो यक, तो वो कहीं ना कहीं साउंड यक, वो बच्चों को यक से बेहतर और आसान लगा यक्कू कहने में, तो बच्चों ने यक्कू यक्कू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुनाई भी यक। तो अगर उसको मैं खींचता था 9 रस में अलग अलग, तो वो अखिलेंद्र जी कैसे खींचते थे, एक बार जरा अगर। नहीं, मैंने उसको जैसे कि श्रृंगार रस में भी मैंने उसका प्रयोग किया। यक यक मेरी चंद्रकांता। अब जैसे मैंने वीर रस में किया यक, जैसे मैंने क्रोध में किया यक, जैसे मैंने करुण में किया यक यक माए दूध पीऊंगा माए, यक भूख लगी है माए, तो उसमें किया। जैसे मैंने भय में किया यक यक यक, क्रूसिंग डर रहा है, तो इस तरह से हर रस में, हास्य में किया मैंने यक यक पिताजी, तो वो यक महाराज, तो वो मैं हर जगह उसको अलग अलग उसका आयाम लेके आया मैं, और वो मैं करता रहा। अब वो महीने 2 महीने में तो पूरे भारतवर्ष में पकड़ लिया था यक यक यक, और वो हमें मालूम नहीं था। हम तो फिल्म सिटी में डे नाइट शूटिंग करते थे। वो पहली बार जब मैं बिहार आ रहा था जून के महीने में, पप्पू भैया का तिलक था हमारे बड़े भाई साहब का। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि बस की सीट आपको कैसे मिली, तस्वीर आपको दिखानी पड़ी। हाँ, ये जरा बताइएगा दर्शकों को कि आपको बताना पड़ा कि अरे वो मैं ही क्रूर सिंह हूँ, ये तस्वीर देखो जरा, क्या हुआ क्या था उस समय? वो था कि वो मेरे बड़े भाई साहब का तिलक था, और यहाँ पे पूरे हफ्ते हम लोग शूट करते थे, और संडे को टेलीकास्ट होता था। मतलब उसमें आपको छुट्टी मिलने का मतलब गैप मिलता ही नहीं था कि आप रेस्ट करें। छुट्टी मिलने का तो सवाल ही नहीं है, वो भी घर जाएं, शादी ब्याह में जाएं। लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं पप्पू भैया के साथ खेला हूँ, झगड़ा किया हूँ, मारपीट किया हूँ, शर्ट फाड़ दिया हूँ, बुक फाड़ दिया हूँ, बुक चुरा लिया हूँ, ये किया हूँ वो किया हूँ। हम बड़े हुए हैं कविता पाठ करते हुए, ये करते हुए, रामायण पाठ करते हुए, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और मैं उसके बाद निर्जा जी ने ही मुझे फ़्लाइट की टिकट दी, उन्होंने भेजा। मैं पटना जब लैंड किया तो 9 जून था 1994, और बिहार बंद। पटना लैंड करते ही जब बाहर निकला तो बिहार बंद था, सन्नाटा छाया हुआ था। बिहार बंद क्यों? तो दलसिंह सराय में विद्यार्थियों पे पुलिस ने गोली चलाई थी, तो उसके लिए बिहार बंद था। तो हम हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, चलते जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप, जून का महीना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए हैं, बाल ऐसे हो गए हैं, चेहरा सूख गया है, कुछ खाए नहीं, रात भर शूटिंग करके निकले थे। ब्रीफकेस लेके चले गए थे शूटिंग में, और सुबह चले गए एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज पकड़ लिया रात भर शूटिंग करके। तो हालत ऐसी ही ख़राब थी, ऊपर से ब्रीफकेस लेके हार्डिंग पार्क जा रहे हैं। उस समय पटना में हार्डिंग पार्क से सारी बसें जाती थी। वहाँ गए तो पूरे बिहार के बस वहाँ खड़े थे, ट्रैकर, टैक्सी, जीप, मेटाडोर सब खड़े थे। कहीं कोई नहीं जाने वाला था। पता चला कि गाड़ी छपरा जाएगी क्या? कहा कि हाँ हाँ वो एक गाड़ी है, एक बस है जो शाम को 6 बजे पहली बस खुलेगी, और वो बस आप जाइए, सिवान जाएगी, वो बस शायद छपरा जाएगी, आप बात कीजिए। मैं गया तो एक आदमी वहीं खड़ा था गेट पे, धोती कुर्ता पहने हुए। मुझे क्या मालूम कौन है कि भाई बस छपरा जाई ना, छपरा ना जाई।
तो कहाँ जाइए? सिवान जाइए। अरे छपरा होके ही जाइनू। हाँ था सिवान जाइए, जा हटा हटा। हम कहे, भाई बिठा लो, छपरा में उतार दिया, सिवान के भाड़ा ले लिया। अरे चला तेरा भाड़ा है, देखत नहीं का लोग सवेरे से बैठल बा। अच्छा, चूंकि लगन का टाइम होता है बिहार में, ये जून का महीना होता है, तो लगन में देश विदेश से लोग आते हैं बिहार वापस, शादी ब्याह में अपना उपस्थिति दर्ज करवा के या शादी विवाह करके और चले जाते हैं। तो वो पूरा लगन का समय और शादी विवाह एकदम गहमा गहीम। 9 तारीख को लगन था, उसी रात तिलक, छपरा में तिलक पप्पू भैया का। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई क्या करूँ। वो कह रहा है कि नहीं। मैंने कहा केरल ना ना। मैंने कहा भाई बॉम्बे से आ रहल बानी, देखा बैठा लो भाई के तिलक बा। और तिलक बा हम का करी, जा हमने। हम अरे बॉम्बे से आ रहल बानी भाई, मुझे बुझत नहीं खा। अरे तो बॉम्बे से होता तो क्या कलेक्टर हुआ का, बॉम्बे से होता क्या कर ला बॉम्बे में। बॉम्बे में हम एक्टर हुआ क्या कर ला एक्टिंग में, क्या कहले बारा। हम एगो सीरियल आवेला चंद्रकांता, और डांट डांट के बोल रहा है मुझे। सीरियल आवेला चंद्रकांता। तो हाँ चंद्रकांता सीरियल तो आवेला ता ओमे एगो क्रूर सिंह बा, यक्कू यक्कू करला। ए रुक 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 बाकी ना, रुक रुक वही जी रुका। अब ये मत बोल दिया कि तू है हुआ, बुझला नू। तो हम ही हे भगवान, अरे शर्म कर लो नी, शर्म कर लो नी। तारा लड़नी में नहीं तो बिहार के लेखन में ये तो गलती बा। ये इतना बड़ा आर्टिस्ट हेजी खड़ा रही, चल जा ने हड़ा। मैंने कहा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैंने टिकट निकाला, रिटर्न टिकट मेरे पास था। मैं देखो 4850 रुपया, 4700 4850 रुपया, ये अभी आई नहीं है। देखा तारा बॉम्बे से पटना, बॉम्बे नाम था तब, मुंबई नहीं हुआ था, बॉम्बे से पटना। आई देखा हम कल ही जाए, कल ही चल जा भाई। देखो आई हई का लिखल बा, पटना से बॉम्बे। देखो तारा 4750। तो देखा हाँ ठीक बा, धरा ने फ्लाइट से बार था भाई। देखा जगह नहीं खे में। मैंने कहा तो कुछ चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरा तो यही बस जाने वाली है, तो तिलक ही खत्म हो जाएगा, मैं पहुंचूंगा ही नहीं। छपरा पहुंचना है। मैंने ब्रीफ केस खोला, मुझे याद आया कि हमने एक फोटो रखा है। हमने फोटो निकाला क्रूर सिंह का। मैंने देखा फोटो देखा चला बड़ा आइल बड़ा फोटो दिखावे। हमारा मालूम नहीं का बड़ आर्टिस्टन के फोटो बिकाला ना का। मैंने फोटो बिकता नहीं है क्या, खरीद लिया हो गया। देखो आंख बड़ आंख देखो तारा, तो दिख रहा है भाई। टूडी पे गड्ढा देखो तारा, गड्ढा देखा बाकी मूछ लागल बा, हई सब लागल बा, बुझत नहीं खा। देखा था हे तुम्हें हुआ का, ये फ्रूटी लेके आओ, फ्रूटी उसको तुरंत फ्रूटी। तो वो उसके बाद वो मतलब बहुत ऊपर ले गया। ऊपर क्या होता है कि वो लोग तौलिया रखता है, सफेद रंग का तौलिया, वो वीआईपी सीट माना जाता है, उसमें कोई बैठेगा नहीं। तो तौलिया रखा हुआ था एक सीट पे, ले जाकर बैठाया मुझे, मेरे पास छपरा तक खड़ा था। मेन रोड से कह रहा घर कहाँ, वहाँ घुमा दूंगा गाड़ी। मैंने कहा नहीं यही उतार दो, भगवान बाजार में उतर के। मैंने कहा कि हम वहाँ पे चले जाएंगे। फिर हम वहाँ पहुँचे। तो इस तरह से जाना हुआ था और हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन लोगों के दिलों में, लोगों के बीच में जिस सीरियल ने पहचान दिलाई वो चंद्रकांता था। लोग आपको जानने और पहचानने लगे थे। कुछ सालों के बाद एक फिल्म आई लगान, ऐतिहासिक फिल्म लगान में आपने जो कैरेक्टर किया। लेकिन मैंने लगान तो मुझे लगता है कि कई बार देखी होगी, 50 से ज्यादा बार देखी होगी। उसमें एक चीज मैंने गौर की कि आपके बाल खड़े थे, स्पाइक थे, ये कैसे हो गया? स्पाइक देखिए क्या है, क्योंकि गांव का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे थे एक लड़के का, और स्पाइक बाल, खड़े बाल। देखिए उस लगान में जो हेयर स्टाइलिस्ट थे वो पीना रेज्जी और निकोल, ये दो औरतें आई हुई थी कनाडा से, जो हॉलीवुड में काम करती थी।
उनको हायर करके लाया गया था। वो हेयर स्टाइल सबके कर रही थी, गेटअप सब, चूँकि ब्रिटिशर्स भी थे तो सबका वो मैक्सिम ये। तो मेरा कुछ बाल वाल कटिंग किया और कट के ऐसे करके वैक्स वैक्स लगा के पता नहीं कुछ कर दिया उसने। कहा यस डन, कहा ऐसा रहेगा। तो बाद में मुझे पता चला कि स्पाइसी हेयर है और ये तो पहली बार मैं लेके आ रहा हूँ। वो तो मुझे बाद में याद आया कि क्रूर सिंह का भी तो स्पाइकी था। तो वो ब्रांड मेरे ही ऊपर है कि इंडिया में मैं स्पाइकी हेयर लेके आने वाला अखिलेश मिश्रा है, क्रूर सिंह के रूप में या लगान के अर्जन के रूप में। तो वो हेयर स्टाइल स्पाइकी जो लगान का है, वो जो पीना आई थी, हाँ उन्होंने किया। लेकिन लगान मुझे लगता है कि भारतीय टेलीविजन इतिहास में, भारतीय बॉलीवुड इतिहास में या अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के इतिहास में सबसे लंबी शेड्यूल फिल्म थी। हाँ, द लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड फिल्म, 6 महीने का विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक। लॉरेंस ऑफ ओलिविया 9 महीने का था, लेकिन 2 बार ब्रेक हुआ था। लेकिन लगान 6 महीने का वन शेड्यूल्ड लॉन्गेस्ट। ये आप लोग की जो शूटिंग होती थी, जरा उसके भी किस्से बड़े दिलचस्प हैं कि सुबह 6 बजे बस निकला करती थी, सबको एक साथ जाना पड़ता था, जरा उस किस्से के बारे में बताइएगा। नहीं, एक बस था जो कि एक्टर बस कहलाता था, और उस पे सारे एक्टर्स, सारे अपने भारतीय कलाकार भी सारे थे, और ब्रिटेन से जो आए हुए थे वो भी सारे अंग्रेज भी थे उसी में, एक ही बस में। और सुबह 6 बजे वो बस टेक ऑफ ले लेती थी। 6 बजे अगर नहीं बस में बैठे तो बस चली जाएगी। अब आपको कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ यू आर गोइंग टू रीच ऑन द सेट। आपका मोरल। आपसे कभी बस मिस हुई? नहीं, मुझसे नहीं, मैं तो सबसे पहले जाकर बैठा। आमिर खान साहब से हो गई? ना, मैं तो सबसे पहले बैठा था। आमिर खान से हो गई थी एक बार हो गई थी। हाँ, मैं तो तो गायत्री फिर आमिर खान साहब कैसे पहुंचे? वो आए बाद में कैमरा की गाड़ी पे बैठ के। कोई गाड़ी नहीं, उनको चूंकि स्टार है, प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसा नहीं था। आप छूट गए तो आप कोई कैमरे की गाड़ी जा रही है या कोई कैमरामैन की गाड़ी जा रही है, तो वो उस पर आपको रिक्वेस्ट करके बैठना है। अच्छा। हाँ, प्रोडक्शन वाला भी नहीं बोल रहा है कि अरे आप छूट गए हैं, डायरेक्टर डांटेगा, चलिए नहीं। वो तो जानता है, वो तो मतलब वो अपना काम कर रहा है, आपको पहुंचना है। वो एक भुज से कुनरिया गांव तक आप लोग जाते थे? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर आप जाते थे। भुज का जो मौसम है, चूंकि आपने जनवरी में वहां बताया आपने शूटिंग शुरू की, माइनस में टेम्परेचर जाता माइनस था, और चूंकि 6 महीने आपने काम किया, इसका मतलब प्रचंड गर्मी पड़ती। जून में हम 42-44 डिग्री पे थे। ठीक है, तो ये मौसम का क्या रहा, मतलब इस पर एक्टिंग पर कोई प्रभाव पड़ता था या फिर किस तरह की दिक्कतें आती थी जब आप लोग उस समय शूटिंग करते थे? आपने माइनस भी देखा, आपने 42 टेम्परेचर भी देखा। दिक्कत तो उस तरह से नहीं था, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लोग थे और इंतजामात जो था प्रोडक्शन की तरफ से, जबकि आमिर खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी। वो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट बहुत कमाल था। अगर प्रोडक्शन का मैनेजमेंट नहीं होता कमाल का, तो 6 महीने का शेड्यूल सक्सेसफुल नहीं होता। अगर 6 महीने का शेड्यूल सक्सेसफुल खत्म हुआ तो उसका मेन मूल कारण है प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग, बेस्ट मैनेजमेंट हर मामले में। आना जाना, रहना, खाना पीना, क्या चाहिए आपको, आपको कौन सा जूस चाहिए, कब चाहिए, डब्बे वाला चाहिए, फ्रेश चाहिए, आप कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, ब्लैक टी पियेंगे, लेमन टी पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, ग्रास टी पियेंगे, क्या पियेंगे आप, कौन सा सूप पियेंगे, कॉन्टिनेंटल खाएंगे, इटालियन खाएंगे, पंजाबी खाएंगे, मराठी खाएंगे, गुजराती खाएंगे, कौन सा फूड खाएंगे आप, ये सब कुछ लगता था वहाँ पे। कैटरर ऐसा था कि ऐसा लगाता था। साउथ इंडियन खाएंगे, कौन सा, क्योंकि हर जगह के लोग थे। इस फिल्म में काम करने वाले टेक्नीशियंस, वर्कर्स, एक्टर्स पूरे नेशनल इंटीग्रेशन में थे, और यहां तक कि इंटरनेशनल भी मामला था, क्योंकि ब्रिटिश भी थे, कैनेडियन भी थे। तो उस लेवल पे काम हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य था जहां के लोग नहीं थे इस फिल्म में काम करने वाले? सौभाग्यशाली मानते हैं लगान फिल्म करने? बिल्कुल, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। इस तरह की फिल्म कितने एक्टर या टेक्नीशियन के भाग्य में आता है, जो फिल्म 6 महीने का शेड्यूल हो और जो फिल्म ऑस्कर में पहुंचे। कितनी फिल्में हैं, कितने एक्टर, कितने टेक्नीशियन के भाग्य में नहीं है, उनके कैरियर में है ही नहीं।
तो नेचुरली तो सौभाग्यशाली तो है ही। एक गाना फिल्माया गया था, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। क्या खूबसूरत गाना था। उसकी शूटिंग रात में हुई थी। उसके रात में बिल्कुल बेहद खूबसूरत गाना। मतलब उस गाने को जब पहली बार सुना आपने, क्या अंदर से क्या फीलिंग आई। इतना खूबसूरत गाना। वो बहुत ही, इनफैक्ट वो अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण है वो, कि अध्यात्म की तरफ आप प्रशस्त हो रहे हैं। अगर उस गाने को आंख बंद करके सुनिए ध्यान लगा के, तो आप उस मार्ग पे प्रशस्त हो रहे हैं जो अध्यात्म का मार्ग है। वो इतना सुंदर लिखा गया है और इतना सुंदर उसका ट्यून है, इतना बढ़िया गाया गया है वो, उसका धुन बनाया गया, अद्भुत है अपने आप में। वो हम लोग वहीं पिक्चराइजेशन के वक्त ही सुनते थे, तो अपने आप में कमाल था। अरे वाह। अब आपकी दूसरी एक फिल्म पे आते हैं, वीर ज़ारा। यश राज प्रोडक्शन से आपको फोन आया, यकीन हुआ था। क्या था वो घटना, क्या थी। नहीं, वो वीर ज़ारा के लिए मुझे फ़ोन आया था। उस समय यश चोपड़ा जी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे अहमद, उनका फ़ोन आया था कि मैं अखिलेश जी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं यशराज फिल्म से बोल रहा हूँ और यश जी एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसकी कास्टिंग के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि कौन मजाक कर रहा है। मुझे लगा कि मेरा कोई दोस्त ही मजाक कर रहा है। उस समय हम लोग दोस्ती में, दोस्त लोग ऐसा करते थे कि मतलब तुमको यहाँ से फ़ोन आएगा, तुमको यहाँ से फ़ोन आया। अच्छा, कई बार इस तरह के प्रैंक भी हो जाते। प्रैंक आपस में हम लोग करते रहते थे। तो मुझे लगा मेरा कोई दोस्त प्रैंक कर रहा है। तो मैंने कहा कौन है, क्या काहे मजाक कर रहा है। कहा कि नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, यश जी आपसे मिलना। मैंने यश जी मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है, यश जी मुझसे मिलेंगे। मैंने अभी तक क्या किया, यश जी मुझसे थोड़ी मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि यश जी मिलना चाहते हैं आपसे सर। ने क्या फिल्म बना रहे हैं। कहा वीर ज़ारा। वीर ज़ारा, ये क्या नाम हुआ वीर ज़ारा। कहा कि सर लड़के का नाम वीर है, लड़की का नाम ज़ारा है, उस पर है वीर ज़ारा। तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा है ऐसे ही बना रहा है मुझे। मैंने कहा कि यार रखो फ़ोन, काहे के लिए मजाक कर रहा हो। तो उन्होंने कहा सर सच बोल रहा हूँ, आप बम्बई में हैं। तो मुझे अचानक लगा कि शायद सही हो। तो और वो साहब बहुत ही तमीज से बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, वेरी फॉर्म्ड, और सॉफ्टनेस था उनकी बातचीत में। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा। अहमद जो बात कर रहे थे, जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस समय यश जी के। तो मैंने कहा अच्छा कब मिलना है। उन्होंने कहा सर आप शहर में हैं तो आप कल, बोले तो कल। मैंने कहा ठीक है कल मिलते हैं। फिर मैंने कहा लो, फिर फंसा दिया ना, कल तो संडे है, कल तो ऑफिस बंद रहेगा। या कौन बोल रहा, पक्का तुमका प्रैंक है, बता कौन बोल रहा है। कहा कि सर आप अगर बोलेंगे तो यश जी संडे को भी आ जाएंगे, आप समय दें। मैंने कहा अच्छा, यश चोपड़ा यश जी मेरे लिए आ जाएंगे संडे को। संडे को। हाँ। तो कह रहा सर हाँ सर। तो समय तय हुआ 4 बजे का। अच्छा, 4 बजे से पहले आपको लग रहा था कि वाकई यश जी बुलाए कि। अब मैंने कहा कि अब कह रहा है जाते हैं, मतलब वही देखेंगे हाँ, जो होगा। हाँ, मैंने कहा कि शायद सही ही हो। हाँ। तो मैं ओशिवारा में रहता था, गाड़ी उठाया और वहाँ जूहू तारा रोड पे पाम ग्रोव के सामने, पूरे बंगले ही बंगले अंदर घुसने पे, और लास्ट बंगला यश जी का ऑफिस था। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो वहाँ तो सन्नाटा था, दरवाज़ा बंद ऑफिस का, बंगले का, चिलचिलाती धूप, और हम तो 3:30 बजे पहुँच गए। संडे था, ट्रैफिक मिली नहीं। तो मुझे लग रहा, मुझे गुस्सा और अपने आप पे। मैंने कहा बन गया अखिलेश मिश्रा, बन गया, बना दिया किसी ने, अच्छा बनाया, बहुत ही। क्या करूँगा मैं, यहाँ से वहाँ टहल रहा हूँ, अपने आप को कोसता हुआ कि मतलब बेवकूफ़ बन ही गए तुम ना। मैंने ये चल रहा है, और मैं करते करते मुझे पता नहीं क्या मन में आया, मैं दरवाजे तक गया और दरवाज़ा को ऐसे छुआ, ऐसे छुआ तो देखा दरवाज़ा खुल गया। अच्छा। और सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, वो उठ गया। मैंने कहा अहमद जी। कहा कि जी 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 सर आइए। अहमद जी 3rd फ्लोर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 3rd फ्लोर पे मैं गया तो अहमद जी वहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं जो 3rd फ्लोर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मुझे एक बार फिर से मेरा बचपन शुरू हो गया। अच्छा। कि बचपन में जो फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ था मैं, इधर दाग,
इधर कभी कभी, इधर सिलसिला, इधर दीवार, इधर काला पत्थर, ये पोस्टर ये लगे हुए हैं, सीढ़ियां चढ़ रहा हूं मैं और ये पोस्टर से गुजर रहा हूं मैं, और मैं इधर देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं, और मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए गया ऊपर। एक अलग अनुभूति, अलग जर्नी, मतलब मैंने कहा कि हैं, और मैं वहाँ गया, मैं जिनका अच्छा आ गया, क्या पीजिएगा, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी है, अरे ऐसी आएंगे अभी। मैंने कहा हाँ, मैं तो पहले आ गया, ट्रैफिक नहीं मिला। तो तब तक नीचे से फ़ोन आया, तो उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा यस जी आ गया, मैं अभी आता हूँ। वो गया, फिर उल्टे पैर दौड़े हुए, चलिए यस जी बुला रहे हैं। अच्छा, उनको पता चला आप आ गए हैं तो बुला रहे हैं। मैं गया, या मैंने प्रणाम किया, बैठे हुए सामने सिंपल सा एक ऑफिस, बड़ा सा टेबल, चेयर, सामने 3 चेयर लगे, उधर सोफ़ा रखा हुआ है अलग मीटिंग के लिए, और एक सेल्फ बना हुआ था जिसमें ट्रॉफी रखे हुए थे। तो पूरा मैंने कहा कि मैं बैठ गया। उस दिन मुझे पता चला कि कोई आदमी बड़ा है तो क्यों है। उन्होंने पहले मुझे यहां से उठा के यहां रख दिया। उन्होंने मेरी फिल्मों की तारीफ की, मेरे परफॉर्मेंस की तारीफ की। आप कमाल एक्टर हैं, ये बातें बोल रहे हैं आप। उसमें वो जो भगत सिंह आई है अजय देवगन वाली, राजकुमार संतोषी वाली, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद बने। मैंने कहा जी, कहा मैंने और अदी ने फिल्म देखी और आपने बहुत अच्छा किया है, और हम लोगों ने तय किया है कि हमारी फिल्म में भी आप काम करेंगे, और हमारी फिल्म में भी बेटा एक रोल है। उसका तो उन्होंने रोल सुनाया मुझे। वो उन्होंने मतलब ये नहीं कि मेरी तारीफ कर रहे थे, वो मुझे एहसास करवा रहे थे कि तुम उस लायक हो कि यशराज के साथ काम करो। हर कोई यशराज के साथ काम नहीं कर सकता, तुम उस लेवल पे हो, तुम उस लेवल के एक्टर हो कि तुमको बुलाया गया है और कास्ट कर रहा हूं मैं। अदरवाइज डायरेक्टर्स तारीफ करते हैं ना ना ना, कई तो आपको हेमिलेट करते हैं कि यार उसमें क्या किया था, यार उसमें तुम हैम कर रहे थे, उस फिल्म में तुम अजीब लग रहे थे, इसलिए कि कहीं ज्यादा पैसा ना मांग दे। ये एक टेंडेंसी है, इन अनुभवों से भी मैं गुजरा हूं। लेकिन उस दिन यश जी के साथ मिलने के बाद लगा कोई बड़ा है तो क्यों है। और उसके बाद मुझे रोल सुनाया उन्होंने, वो चीज़ें, मेरा गेटअप तय हुआ, मेरा ड्रेस बनवाया, मेरा फ़ोटो शूट किया, और मुझे डेट दिया, मैं शूट किया। और शूट करने में एक अलग एक्टिंग करके बता रहे हैं, एकदम अलग। आपको याद है लाइन्स? हाँ, मैं आपका कर रहा हूँ, रानी तू अपना लाइन बोल, मैं इनका कर रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए। सीन दिखा रहे हैं, फिर कह रहे हैं रानी तू वहाँ खड़ा हो जा, आप आइए, रानी मैं तुम्हारा कर रहा हूँ। अब रानी को दिखा रहे हैं, रानी मुखर्जी, यश जी सारा कर, ये यश जी कर रहे हैं, ये रानी मुखर्जी को भी दिखा रहे हैं। अच्छा, रानी मुखर्जी वहाँ खड़े होकर देख रही हैं। अब कहा कि मैं अब खड़ा हो जाता हूँ, अब आप दोनों दिखाओ। अब मामले दिखाया ना, कहा कि अब बहुत अच्छा है रानी, तू लुक मत हटा, लुक वैसे ही रख इस पे, और आप जब यहाँ से उठिए टेबल से, तो ये आप यहाँ कुछ समय लीजिए, थोड़ा और समय बढ़ा दीजिए। उस तरह से वो मिस्टर डीओपी, मिस्टर अनिल मेहता, माय एक्टर्स आर रेडी, आर यू रेडी? अब वो ऊपर क्रेन पे बैठे हुए हैं। कहा कि यश जी बस 10 मिनट, यश जी बस हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, माय डीओपी वांट्स 10 मिनट मोर। एक रिहर्सल हम लोग और कर रहे हैं तब तक, जब तक डीओपी लाइट कर रहे हैं। फिर एक रिहर्सल कर ली हमने, यू आर रेडी? यस जी 5 मिनट, मेरे डीओपी को 5 मिनट और चाहिए। मैंने एक फिल्म मेकर अपने एक्टर को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, मतलब आप समझिए इतना प्यार और इतना सम्मान। और उसके बाद शॉट टेक हुआ, और आप शॉट कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम उस अनुभव को मैं अभी महसूस कर रहा हूं बताते हुए। बेहद खूबसूरत। उसमें शाहरुख खान साहब थे, रानी मुखर्जी थी, प्रीति जिंटा थे, छोटा सा रोल बच्चन साहब है, और हेमा जी ने भी किया था। तो सभी को मतलब यश जी खुद ही बताते थे कि रोल को कैसे कर। नहीं, सबकी बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने
अपना सीन हमने देखा था। हाँ, हमने जेल के सीक्वेंस में जब जिस सीन में मैं था उसमें शाहरुख खान को भी बता रहे थे, वो करके बता रहे थे, वो बजाबता। ये मेरे सामने की बात है, क्योंकि मैं सीन में था। मेरा और रानी मुखर्जी का तो सीन था ही, जो तो करके बताया वो भी था। वो तो उस तरह से, उस लेवल पे, उस स्तर पे मैं तो यश जी के साथ काम करना, मेरा रोल जब फाइनल हुआ और जब वहां से फोन आया कि अखिलेश जी पैसे की बात कौन करेगा, कोई सेक्रेटरी है क्या, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, पैसे की बात नहीं होगी। यशराज फिल्म्स बेटर नो व्हाट अखिलेश मिश्रा डिजर्व्स, ये मेरा सेंटेंस था। वहां से जो मिल जाएगा वो वही चाहिए। 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया काफी है। बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं हमने समझ पैसे की बात नहीं की, क्योंकि हम काम कर रहे थे यश चोपड़ा के साथ। हाँ, वो एक, हम कहाँ दाग और कहाँ कभी कभी, कहाँ हम सिलसिला और कहाँ काला पत्थर और कहाँ हम दीवार, मतलब वो देखते हुए हम बड़े हुए थे। और अब हम वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पैसा मांगना बेमानी है। अपने मन से इतना पैसा दे दिया उन्होंने, मैं क्या बोलूँ आपको। हाँ। बिल्कुल। आपने चूंकि जिक्र किया द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बेहतरीन खूबसूरत अभिनय आपने किया। आप चंद्रशेखर आजाद जी बने और उसके बाद लोग आपको पंडित जी भी कहने लगे, जी, क्योंकि जी, जी। चंद्रशेखर आजाद जी की भी टाइटल तिवारी थी। क्या जिस वक्त कनपट्टी पे गोली मारते हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, वो सीन अभी भी जब मैं याद कर रहा हूं तो ये गूज बम जो है रोंगटे खड़े कर रहा है। उस सीन को करते वक्त क्या सोचा था आपने? वो देखिए क्या है कि जब वो रोल मिला मुझे, तो मुझे मैं तो पहले राज जी को मना कर दिया था कि मैं लगूंगा नहीं, आज़ाद में लगूंगा नहीं। क्योंकि मुझे फ़ोन आया था उनके एसोसिएट दीपक गिरवाल, उनका फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो कल, सो ऑफिस आ जा, राज जी मिलना चाहते हो, एक फिल्म बना रहे हैं भगत सिंह पे, उसकी कास्टिंग चल रही है। तो मैं गया, तो मैंने कहा कि कोई क्रांतिकारी वगैरह का रोल मिलेगा। तो मैं गया, तो ऐसे ही एक लंबा सोफा पे, हम नीचे ही राज जी बैठ गए, मैं भी बैठ गया, और हम दोनों ऐसे बैठे हुए सोफे पे, राज जी बता रहे हैं। तो मैंने कहा राज जी मैं लगूंगा नहीं चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती होगी, मैं नहीं लगा, तो देश की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आज़ाद हमारे रियल हीरो हैं, हमारे वास्तविक नायक जो है देश का, वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। मगर यहाँ थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो मैं अपने आप को, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं लगेंगे। उनका एक सेंटेंस आया, यू आर द नियरेस्ट टू चंद्रशेखर आज़ाद एमंग ऑल दोज एक्टर टू हुम आई मेड फॉर आज़ाद। ये उनका सेंटेंस अंग्रेजी का है। तो मुझे लगा कि मैं रोल दे रहे हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इनका इतना कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर लगता है आपको मैं करूँगा तो मुझे अभी का अभी फाइनल कीजिए। कब से शूटिंग है? का शूटिंग 20 जनवरी से है। मैंने कहा अभी फाइनल कीजिए, बहुत कम टाइम है, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आज़ाद को मैं बहुत पढ़ा। अच्छा। मैं बहुत पढ़ा, बहुत किताबें ली। मुझे पीयूष मिश्रा ने भी किताबें दी, जिसने राजगुरु किया है सुशांत सिंह, उसने भी मुझे किताबें दी। कुछ किताबें हमने मंगवाई, और आज़ाद की बारे में हमने बहुत पढ़ा। और मैं पढ़ता था तो रोता था। मैं धोती लुंगी की तरफ बांधना शुरू हो गया था घर में ही, और मैं दरी पे सोना शुरू हो गया था घर में ही। मतलब ये और मैं इतना कुछ इकट्ठा हो गया था आज़ाद को लेके कि मैं उस कैरेक्टर को जीऊं और करूं। वो जो सीन था, वो तो सीन उस तरह से था ही नहीं। वो तो सीन ये था कि अल्फ्रेड पार्क में वीरभद्र तिवारी वहाँ से जाता है, और वो सुखदेव राज को पैसे देते हैं कि ये राजगुरु की माँ को दे देना। आज़ाद देते हैं, और तब तक इधर वीरभद्र तिवारी के कारण पुलिस आ जाती है, और फिर वो गोलीबारी शुरू हो जाती है, और आज़ाद अपने आप को मार लेते हैं गोली। सीन यही था। तो वहाँ मैंने वो सीन, जब ये टॉकी पोर्शन हो गया, अब वो गोलीबारी का सीन शुरू होना था, और पेड़ के पीछे जाके छुपना। तो मैंने राज जी को बोला कि राज जी मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। राजकुमार संतोषी एक ऐसे डायरेक्टर हैं
जो कि अगर कोई एक्टर अपने आप को कमाल समझता है ना, कमाल, उसके लिए चैलेंज है वो। अच्छा। ओपन छोड़ देते हैं, डू इट, वॉट एवर यू वांट टू डू इट, शो मी। वो उस तरह के डायरेक्टर है, करो, करके दो मुझे। और आप एक्टर ने कर दिया ना तो वो एकदम मेरा एक्टर कर दिया, ऐसे ऐसे डायरेक्टर, उनकी फिल्में ऐसे कमाल नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बोलना चाहते, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि मुझे लगता है मुझे ऐसे ऐसे बोलना, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था कि मेरे पास पूरा जिस्ट था। मैंने कहा मैं यहाँ मिट्टी उठा के बोलना चाहता हूँ कि बस इतनी ही सेवा कर सका मेरी माँ, इतनी ही सेवा कर सका, मुझे क्षमा करना। ये डायलॉग मैंने उनको बोला कि मिट्टी उठा के मैं ऐसे ही बोलूँगा। राज जी ने कहा बिल्कुल, फुसफुसाए कुछ, क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर सका। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डू इट। वहाँ मिट्टी उट्टी डलवाया गया, मिट्टी था नहीं, मिट्टी डलवाया गया। अच्छा। हाँ, मिट्टी डलवाया गया, वहाँ ये किया गया, पूरी तैयारी की गई ये की। और उसके बाद वो सीन हुआ, वो सीन हुआ। सीन होने के बाद राज जी ने उस दिन पैकअप कर दिया। अच्छा। कि मतलब उसके बाद कोई सीन हो नहीं सकता था, क्योंकि मूड अलग हो गया, अलग हो बिल्कुल, मतलब एकदम अलग हो गया। पिक्चराइजेशन के दिन ही वहीं पे मूड अलग हो गया। और वो सीन हुआ, और वो सीन फिर उसके बाद स्क्रीन पे जब वो सीन, कि मतलब राज जी मुझे खुद बताते हैं, कई लोगों ने जब फिल्म देखी, बड़े बड़े लोगों ने जिनके पास प्रिंट मंगवाया उन्होंने, या राज जी ने दिखाया, या तो उन लोगों ने सबने पूछा कि ये कमाल सीन है, ये कौन एक्टर है। राज जी ने मुझसे कहा, कई लोगों ने पूछा, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो है। तो इस तरह से तो वो सारी चीज़ें हुई। इसका एक किस्सा भी है। वो किस्सा ये है कि इस फिल्म के लिए आपको एक अमाउंट दिया गया, मैं अमाउंट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वापस गए और ये कहा कि इसमें वेट बढ़ाना है, वेट घटाना है, वजन बढ़ाना। वो क्या था किस्सा, वजन नहीं, बढ़ाने और वो घटाने था वाला? कि पैसे वैसे की बात हो गई। हाँ इसके प्रोड्यूसर थे रमेश तौरानी, हाँ। कुमार तौरानी, टिफ्स जो म्यूजिक कंपनी है, और उनके सीईओ थे राजू हिंगोरानी, वही सब डील करते थे। तो मैं गया, पैसे वैसे की बात हो गई कि भाई ये पैसा, ये ऐसे, इतने ये काम है, ये ऐसे चला आया। लेकिन जब मैं पता चला कि मुझे एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, तो हाईटेक जिम चाहिए यार, इतने कम दिनों में बॉडी वॉडी बनाना है, और ये करना है, और मुझे प्रोटीन लेना है, और एक ट्रेनर, प्रोफेशनल ट्रेनर हायर करना है, जो मैं देसी करता हूँ उससे काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा बॉडी लगनी चाहिए वो, तो वो खर्चा था वो। तो मैंने फ़ोन किया राजू जी को, मैंने कहा कि राजू जी मिलना है मुझे। कहा आइए आइए। तो हम गए, तो उनको हमने कहा कि ये एक बिल है। तो उन्होंने देखा कि 1 लाख बॉडी बनाने का, हाँ। और 1 लाख बॉडी घटाने का। तो उन्होंने कहा अखिलेश जी हमारी तो पैसे की बात हो गई है ना। तो मैंने कहा हाँ। तो कहा ये क्या है। मैंने कहा वो तो एक्टिंग की बात हुई है ना, एज एन एक्टर। ये मुझे आज़ाद की तैयारी करनी है, बॉडी बनाना है, उसमें खर्चा बहुत है राजू जी। तो कहा कि ये बनाना ठीक है, अब ये घटाना क्या है। तो मैंने कहा फिर वही बॉडी लेकर मैं थोड़ी घूमूंगा और सारा काम करेंगे, बॉडी घटाना भी पड़ेगा, तो उसमें भी खर्च होगा। तो कहा कि रमेश जी मानेंगे नहीं ये। तो ये किस्सा था वो। तो मानेगी नहीं माने? नहीं, माने बाद में माने। हमारे प्रोड्यूसर, हमने जिन जिन प्रोड्यूसर के साथ काम किया है वो बहुत कमाल प्रोड्यूसर, कमाल, बहुत कमाल प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। मेरे कैरियर में, मेरे भाग्य में बेहतरीन प्रोड्यूसर, जितने प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, कमाल प्रोड्यूसर्स। कभी भी ना फोन आते हैं भाई चेक रेडी है, हम ही नहीं है कि जाके ले आए। अच्छा भेज दे, कौन है घर पे, तो कोई है ही नहीं घर पे अभी। तो उस तरह से चीजें, तो वो लेवल बड़ा। आपके 2 कैरेक्टर और हैं, 2 फिल्में हैं, वीर गति और सरफरोश। एक में आप इक्का सेठ बने, एक में मिर्ची सेठ बने। वीर गति मेरी पहली कॉमर्शियल लॉन्चिंग फिल्म है, सलमान खान के अपोजिट, हाँ। चंद्रकांता के समय का। और
वीरगति के सिंह जी जो राइटर प्रेम रोग राम तेरी हाँ, गंगा मैली के हाँ, डायलॉग हाँ, लिखा, क्रांतिवीर त्रिदेव हाँ, तिरंगा हाँ। सब सारी फिल्में लिखी उन्होंने। तो वो डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, और उन्होंने मुझे विलन लिया, उसमें लॉन्च किया सलमान खान के साथ, इक्का सेठ। और वो अपने आप में एक अलग तैयारी थी और अलग सारी चीज़ें, तो वो हुआ। उसके बाद फिर पता चला वो फिल्म फ्लॉप हो गई। मतलब वो फिल्म जबकि हिट थी, 100 डेज का ट्रॉफी आज भी मेरे घर पे है। मतलब वो चूंकि सिंह साहब डायरेक्टर बन रहे थे तो बहुत सारे लोगों की फिल्में मना कर दी थी लिखने से। तो उस समय इंडस्ट्री में ट्रेड मैगजीन से डिक्लेयर करते थे कौन सा हिट है कौन सा फ्लॉप है। हाँ। इस तरह से चैनल्स नहीं थे बहुत सारे कि हर चैनल एक दूसरे का पोल खोले कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, या एक्टर आके या डायरेक्टर आके बोले। तो वो सारी चीज़ें थी। उस फिल्म को मतलब फ्लॉप घोषित की तो उसका नुकसान मुझे हुआ। मैं नया था तो मेरे पास फिल्में नहीं आई, फिल्में आई नहीं, सी ग्रेड की फिल्में आती थी जो मैं करना नहीं चाहता था। तो वीरगति और सरफरोश में 3.5 साल का फासला है। वीरगति के बाद सीधे सरफरोश आई है। हाँ। क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि फिल्म मेरी फ्लॉप हो गई चाहे कुछ भी है। पहली फिल्म सलमान खान के साथ किया है, तो दूसरी या तो शाहरुख खान या तो आमिर खान के साथ ही करूंगा। ये मेरा संकल्प था। और फिल्म आ ही नहीं रही है। तो मैं तो अपना थिएटर कर रहा हूँ, मस्त हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। चंद्रकांता से थोड़े पैसे कमा लिए थे तो बैंक में से निकाल के मैं अपना खा रहा था, अपना किराया भर रहा था, अपना स्ट्रगल कर रहा था। नाटक चल रहा था जबरदस्त, 5-5, 6-6 नाटक एक साथ अच्छा। चल रहा है। हमारा पृथ्वी थिएटर पे फेस्टिवल हो रहा है, तो उसमें 8-8 नाटक है, 10-10 नाटक है, तो 5-5, 6-6, 7-7 नाटक मेरे हैं। मैं उन नाटकों में हूँ। इप्टा का फेस्टिवल लगता था जब, तो उस तरह से तो हम कर रहे हैं। पिताजी से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पैसे हैं। लेकिन ये वो तब मुझे पता चला कि यहाँ तो अच्छा एक्टर बुरा एक्टर है ही नहीं, यहाँ तो हिट एक्टर और फ्लॉप एक्टर है। वीरगति को फ्लॉप घोषित किया तो मैं तो गड़बड़ा गया। लेकिन मुझे जब सरफरोश मिली और सरफरोश जब सुपरहिट हुई तो फिर मुझे फिल्में मिलने लगी। फिर मुझे तरकीब मिली इस्माइल शरोफ जी की। हाँ। क्योंकि सरफरोश में मैंने मिर्ची सेठ एक अलग डायमेंशन किया, यंग एज में हाई बॉडी बिल्ट, और उसको बॉडी को तोड़ा और 60 साल का बूढ़ा बना, मिर्ची सेठ बना, वहाँ इक्का सेठ या मिर्ची सेठ। तो वो अच्छा, सारी सरफरोश के मुझे लगता है कि 4 हफ्ते के बाद ही करगिल युद्ध हो गया था। 4 हफ्ते के बाद फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। 4 हफ्ते के बाद करगिल हुआ, फिल्म का मीनिंग बदल गया। पूरी पब्लिक दोबारा आ गई देखने के लिए कि ये वही हो रहा है। अब इस बार जब फिल्म देखने में गया, मैं अपने थिएटर के गुरु एम एस सत्यू साहब को ले गया दिखाने के लिए, सरफरोश आइए चलिए सर देखने, दिखाता हूँ आपको। तो उनको ले गया तो ऑडियंस मेरे डायलॉग बोल रही है। हाँ, आमिर खान वाले सीन में कि इसको जानते हो, तो अभी मिर्ची सेठ बोले ना, तब तक ऑडियंस बोल रही है ना। इसको जानते हो ना, तो वो ऑडियंस बोल रही थी। तो मतलब वो रिपीट ऑडियंस पता चल रहा था। और तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई कारगिल के बाद। और उसके बाद एक और आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, जिसकी मुझे लगता है डायलॉग हर बच्चे के, खासकर जो हम लोग के बेल्ट के हैं, उनके जुबान पर है। प्रकाश झा साहब ने डायरेक्ट किया था गंगा जल। उसमें कैरेक्टर जो आपका था पुलिस वाला का, चूंकि उसमें 2 कैरेक्टर मुझे ध्यान है, मोहन जोशी भाई और यशपाल भाई। हाँ। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पुलिस वाले थे। ठीक है, तो उस समय आपके लिए एक चुनौती होगी कि इनसे अलग कैसे दिखूं, क्योंकि वो मुझे याद है, वो मैंने ब्लैक में खरीद की वो फिल्म देखी थी। उसका बड़ा खूबसूरत ये गंगा जल, गंगा जल, ये तो डीएसपी भूरेलाल का रोल। हाँ। हाँ। और खासकर वो डायलॉग जो तकिया कलाम का जिक्र कर रहे थे आप, ये तो होना ही था। हाँ, ये तो साला होना ही ये था। तो साला। हाँ, ये प्रकाश झा जी ने लिखा था। हाँ। इस डायलॉग को स्क्रिप्ट से मिला था मुझे, ये डायलॉग उन्होंने लिखा था इस डायलॉग को, और इसको हमने मॉड्यूलेट किया था। अच्छा। एक एज एन एक्टर, जो एक एक्टर अपना खेल खेलता है, तो वो मतलब उसका प्रयोग हुआ था 7-8 बार फिल्मों में। हाँ। फिल्म में तो वो भी डायलॉग पकड़ लिया था, दर्शक ने उसको कैच एक बार अगर वो डायलॉग अगर आप बोले, ये तो साला होना ही था। तो ये अपने आप में उस फिल्म को लोग, चूंकि वो फिल्म भागलपुर में जो जेल में जो एसिड कांड हुआ था, हाँ। उसको छूते हुए निकली थी फिल्म वो। हाँ। तो वो एक रिलेट भी कर रहे थे लोग, और पुलिस पे इस तरह की फिल्म बहुत दिन के बाद आई थी।
अच्छा, आपका चलने का स्टाइल भी वो जो था ऐसे ऐसे। हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज हाँ। मैंने क्रिएट किया था। अच्छा, खुद से क्रिएट हाँ, किया मैंने क्रिएट किया था। मैं बिल्कुल वो सिचुएशन ये था कि मैं जब पहुंचा, हम लोग शूटिंग कर रहे थे वाही में। पंचगनी के नीचे है वाही, वहीं से चढ़ते हैं पंचगनी अच्छा, के नीचे। दिलचस्प बात है कि पूरी फिल्म बिहार पर आधारित थी और बिहार। शूटिंग महाराष्ट्र में हो रही महाराष्ट्र में हुई है, बिहार में एक फ्रेम शूट नहीं हुआ है। हाँ, ये एक तरह की बेईमानी भी है, लेकिन फिल्म मेकर्स चूंकि ऐसा होता आया है कि कहीं की भी फिल्म हो, किसी भी पृष्ठभूमि की शूटिंग स्टूडियो में हो रही है या कहीं अलग हो रही है, तो ऐसा होता आया है। लेकिन अब लोग अवेयर हो गए हैं, लोग मीडिया चैनल्स आने से और सारी चीज़ों से, तो अब जाके लोग ओरिजिनल लोकेशन पे मेकर्स भी जाके शूट कर रहे हैं कि भाई वहाँ जाके शूट करना, वहाँ की फिल्म है। उस तरह से गंगा जल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गंगा जल ने तो आपको एक अलग ही, मुझे लगता है, लेवल पे लेकर आया था। गंगा जल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब मैं पहुंचा तो मैंने सबसे पहले पता किया, मैंने देखा कि अजय देवगन चूंकि वो हीरो है तो वो तो दूर से पहचाना जाएगा। उसके साथ बाकी जो 6-7 लोग हैं सब पुलिस वाले हैं, सब वर्दी में हैं, इंक्लूडिंग अजय देवगन। और अजय देवगन तो हीरो है, सिविल ड्रेस में भी है, पुलिस वाले तो है ही नहीं सिविल ड्रेस में। तो बड़ा गड़बड़ है, कैसे हो? तो यहाँ एक्टर का काम शुरू हो जाता है। एक्टर की जो अपनी तैयारी है किस स्तर की है, यहाँ एक्टर अपना खेल खेलता है। तो मैंने पता किया किस किस की शूटिंग हो गई है, तो पता चला कि ऑलमोस्ट सबकी हो गई है। अच्छा, तो हम जो शूट कर रहे थे वो एक स्कूल था वाही में, तो स्कूल का बहुत बड़ा बरामदा था और वहाँ प्रकाश जी बैठे कोई और सीन कर रहे थे और मॉनिटर पे बैठे हुए थे। और यहाँ मैं एक कमरे से ड्रेस पहन के, ड्रेसअप करके, उसी चाल में मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ, उसी टोपी ओपी लगाए हुए वर्दी पे वैसे ही मैं जा रहा हूँ बरामदे में, उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि प्रकाश जी ने ऐसे टर्न करके देखा, ऐसे फिर अपना हाँ रेडी कर रहे हैं, वो चल रहा है। और मैं जाके खड़ा हो गया वहाँ, खड़ा तो मॉनिटर देख रहे थे, ऐसे देख रहे हैं, देख रहे थे, देखा कि मैंने कोई खड़ा हुआ तो मैंने ऐसे देखा, अबे तुम हो क्या? मैंने कहा हाँ, अभी तुम ही चल के आ रहे थे। मैंने कहा जी। तुम क्या ऐसे ही करोगे? मैंने कहा जी। वेरी गुड यार, ये तो बड़ा कमाल है, ठीक लग रहा है। कहा कि एकदम ठीक रहा, ऐसे ही रखना। मैंने कहा अभी किसी को बताना नहीं है, लेकिन कहा कि हाँ ठीक है। मैंने कहा एक बार शूट तो हो जाए। तो वो हमने वैसा उसको बॉडी लैंग्वेज रखा, तो वो होता भी था। वो बीच बीच में चिढ़ाते भी थे मुझे, अजय देवगन के, अरे क्या कर रहे हैं पंडित जी, सीधे हो जाइए, कमर में दर्द हो जाएगा। क्योंकि अजय देवगन भगत सिंह थे, मैं चंद्रशेखर आज़ाद था भगत सिंह में, तो सारे क्रांतिकारी आज़ाद को पंडित जी ही बोलते थे। हाँ। तो फिल्म में भी वही रेफरेंस था और पंडित जी करके ही डायलॉग था। तो मुझे अजय देवगन और भी मुकेश तिवारी, चेतन पंडित, ये लोग पंडित जी बोलता था फिल्म उस समय भी, और यहाँ भी पंडित जी क्या कर रहे हो, तो वो एक सम्मानजनक सूचन से संबोधन करते थे। तो वो सारी चीज़ें होती रहती थी। तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, मैं अभी तक जितनी फिल्मों का हमने चर्चा किया उसमें या तो आपने गंभीर रोल किया या तो निगेटिव रोल किया, लेकिन एक रेड्डी फिल्म आई थी सलमान खान साहब के साथ। रेडी, हाँ, उसमें आपने थोड़ी सी कॉमेडी की, थोड़ी क्या काफी ज्यादा कॉमेडी की, उसका अनुभव? नहीं, रेडी फिल्म में हमने कॉमेडी जरा भी नहीं की है। लेकिन जो आपने संवाद रेडी सिचुएशनल कॉमेडी है। वो फिल्म जो है वो सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशन कॉमेडी है। हाँ। आर्टिस्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो सब अपना अपना परफॉर्मेंस करना है। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरे बड़े भाई शरद जी बने हुए, शरद सक्सेना जी, वो भी सीरियस है एकदम, एक दूसरे को काट खाएंगे। हीरो अपना खेल खेल रहा है, जो सलमान खान ने रोल किया, वो सब चल रहा है, सीरियस है, लेकिन सिचुएशन जो है कॉमेडी है, इसलिए वो ऑडियंस को गुदगुदाती है फिल्म। तो वो सारी चीजें, वो गुदगुदाने से चीजें। एक दौर था, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि फिल्में जो थी वो विलेन को देखकर लिखी जाती थी, या विलेन के लिए फिल्मों में एक अलग जगह होती थी। मुझे ध्यान में है कि अब शाकाल के बाद या मोगेम्बो के बाद कोई ऐसा दूसरा नाम हमारी जुबान पर चढ़ा ही नहीं कि जो उस लेवल का विलन हो।
क्या हमारे बॉलीवुड में विलन को लेकर क्या फिल्में में कोई अलग एक जगह, एक अलग मुकाम नहीं दिया जाता क्या? या केवल जो फिल्में हैं या तो वो कॉमर्शियल या तो फिर हीरो हीरोइन सेंट्रिक रह गई है? देखिए क्या है कि भारतीय सिनेमा में हमेशा होता आया है, वो चाहे प्राण साहब का दौर हो या अजीत साहब का दौर हो या उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा का भी एज ए विलन एक रंजीत साहब का भी दौर। ये था। उसके बाद रंजीत आए, उसके बाद शक्ति कपूर आए, गुलशन ग्रोवर आए, रजा मुराद आए, अमरीश जी आए। तो अमरीश जी ने तो एक अलग ही एरा खड़ा कर दिया। तो इस तरह से कुलभूषण खरबंदा जी ने भी कुछ फिल्मों में काफ़ी काम किया। तो इस तरह से विलेंस आते गए, विलेंस के रोल लिखे जाते थे। विनोद खन्ना जी ने भी रोल किया है विलेंस का, विलेन से हीरो बने वो। शत्रुघ्न सिन्हा विलेन से हीरो बने। तो वो रोल्स लिखे जाते थे विलेन के कि ये विलेन है, वेल डिफाइंड रोल, वेरी वेल डिफाइंड। उसका स्टाइल क्या होगा, उसकी अंदाज क्या होगी, वो कैसे देखेगा, वो कैसे सिगार पिएगा या कैसे सिगरेट पिएगा, वो कैसे बाल झड़केगा, वो लिखा जाता था। वो मोगैम्बो की उंगलियां, वो आज भी अगर आप मोगेम्बो का नाम ले तो यूं ही होती है। अब उस दिन मैं जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू देख रहा था। वो कहते थे शाकाल को लोगों ने पसंद नहीं किया, और शाकाल और अमरीश पुरी का रोल मोगैम्बो में फर्क कुछ नहीं है सिवाय उंगलियों के, कोई फर्क नहीं है। और हमने लिख दिया मोगैम्बो खुश हुआ, और वही पकड़ लिया ऑडियंस को। वो तकिया कलाम था मोगैम्बो का। तो रोल लिखे जाते थे कि ये विलन, और एक्टर ढूंढा जाता था। एक्टर ढूंढा जाता था कि ये कौन करेगा। एक एक्टर लेके आओ थिएटर का। अगर कुलभूषण खरबंदा जी ने रोल किया शाकाल का तो ढूंढा गया था। अमरीश जी ने वो जो रोल किया तो हुआ कि अमरीश जी रोल करेंगे मोगैम्बो का। उस समय अमरीश जी चल रहे थे वैसे ही, भारी आवाज, एक पर्सनालिटी उनकी, और उनका वो जो चेहरा है, उनकी आंखें, तो वो सारी चीजें। या जो प्राण साहब किया करते थे, राका हो या जो भी, या लॉयन अजीत साहब, उस तरह से सारी चीजें, शत्रुघ्न सिन्हा छेनू, तो उस तरह से, या जब्बर सिंह, विनोद खन्ना, मेरा गांव मेरा देश। तो ये रोल्स वेल डिफाइंड लिखे गए थे। या रंजीत साहब का जो रोल था, सारे जो शक्ति कपूर जी का रोल जो था, ये सारे लोग, गुलशन ग्रोवर, तो ये विलेंस आते थे और लोगों को एक अलग क्यूरियोसिटी होती थी कि अब ये विलन कौन सा एक ऐसा आयाम देने वाला है क्या। और लेखक उस तरह से लिखते थे। अभी क्या हो गया है कि अब उस तरह से विलेंस लिखे नहीं जा रहे हैं। अभी क्या हो गया है कि हर डायरेक्टर को एक ही परफॉर्मेंस चाहिए, कि हर एक्टर एक ही टोन में बात करे, धीरे बोले, अंडर एक्टिंग करे। वो अंडर एक्टिंग को एक्टिंग समझते हैं कि धीरे धीरे बोलना। एक्टिंग धीरे बोलने से नहीं होती है, एक्टिंग सिचुएशन से होता है। अगर सिचुएशन लाउड है तो लाउड बोला जाएगा, सिचुएशन ही अगर लो है तो धीरे ही बोला जाएगा। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या भारतीय बॉलीवुड सिनेमा से भारत गायब हो गया है क्या? बिल्कुल गायब हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया है। क्या कोई भी विद्यार्थी जो भारतवर्ष का हो या विदेश का हो, कोई एक फिल्म उठा के, इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं, क्या भारतीय सिनेमा पर रिसर्च कर सकता है कि भारत ऐसा है? या कोई विदेशी भारतीय एक फिल्म को देख के अंदाजा लगा सकता है कि भारत ऐसा है? नहीं, उस तरह की फिल्में बन नहीं रही हैं जिसमें भारतीय परिवेश हो, भारतीय परिवार हो, भारतीय संस्कार हो, भारतीय आदान प्रदान हो। साउथ की फिल्मों में ये सब दिख रहा है। साउथ की फिल्म में है, वो परिवार दिखता है, वो संबंध दिखता है, वो संस्कार दिखता है, वो परंपराएं दिखती हैं, वो संस्कृति भी दिखती है। यहां तक कि साउथ की फिल्में सारी डब होती हैं हिंदी में। हिंदी में वो जितने डायलॉग जो होते हैं वो पारंपरिक होते हैं। आप देखिए तो सही, चाहे एक्शन की फिल्म ही क्यों ना हो। यही तो कुछ अलग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मेकर्स को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या वो समझना नहीं चाहते।
नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब देखिए क्या है कि जब आदमी खूब पढ़ता है ना, खूब पढ़ता है ना, तो फिर आदमी ना तो बहस करता ना तर्क देता है, वो करता है। जब आदमी लेकिन फिल्मों पढ़ता ही से- जब आदमी पढ़ता ही नहीं। हाँ, लेकिन अखिलेंद्र जी ये बताइए कि अगर फिल्मों से उनकी आत्मा को ही गायब कर दिया जाए तो फिर फिल्म कहाँ रह पाएगी? भाई आत्मा गायब हो गई। पढ़ने की आदत छूट चुकी है ना। साहित्य कहाँ है सिनेमा में अब? पहले साहित्यकार होते थे, पहले राइटिंग की टीम होती थी एक प्रोडक्शन हाउस में, जहां 8-8 राइटर्स होते थे। होता था कि यार उससे थोड़ा हास्य रस का इनपुट ले लो, हास्य रस का इनपुट ले लो तो हास्यरता आ जाएगा। उससे थोड़ा उस तरह का संस्कार वाला इनपुट ले लो, थोड़ा सा डायलॉग में वो चीज़ आ जाएंगी, वो चीज़। तो एक एक टीम का डिस्कशन होता था राइटर्स का, तब जाके एक स्क्रिप्ट तैयार होती थी। अगर मैं बात करूं अखिलेंद्र जी को सबसे बेहतर हीरो, कई सारे होंगे लेकिन उनमें से बेहतर हीरो आपको कौन लगता है? अगर हम पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात करें, बॉलीवुड की। नहीं, हीरो तो एक ही, अमिताभ बच्चन। हीरो तो एक ही है, अमिताभ बच्चन। और जब तक जिएंगे तब तक वही हैं, जो डायमेंशन दे दिया। और अभी इन दिनों तो कमाल कमाल का डायमेंशन दिया है। आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। नहीं नहीं, जो भी है, हम तो भाई हमारे ऊपर, हम तो, मैं, मेरी पीढ़ी, मेरे आगे की पीढ़ी, मेरे पीछे की पीढ़ी, ये सारी पीढ़ियां अमिताभ बच्चन को देख के बड़ी हुई हैं। उनके कारण ही फिल्म की जिस भी विधा में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे एडिटिंग में, चाहे कैमरा में, चाहे जिस विधा में हो, चाहे राइटिंग में हो, अमिताभ बच्चन को देख के ही वो आए हैं सिनेमा में, मैं ये कहूँगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं अमिताभ बच्चन को देख के नहीं आया हूँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइएगा कि बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है हम साथ साथ हैं, क्या वाकई हम साथ साथ हैं वहां पे? नहीं नहीं, आप साथ साथ तो हैं, काम तो साथ ही होता है भाई। साथ साथ तो है, काम साथ खड़े भी रहते हैं। साथ साथ है, साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ तो है। साथ साथ हैं। चूंकि आपने साहित्य का जिक्र किया, 2 किताबें आप लिख चुके हैं, तीसरी किताब का विमोचन होने वाला है। जरा उन किताबों के बारे में बताइएगा, चाहे अखिलामृतम हो, चाहे अभिनय अभिनेता और अध्यात्म हो। ये 2 किताबें हैं आपकी बेस्ट सेलिंग में इस समय जो चल रही है, अभिनय अभिनेता और अध्यात्म। क्या है इसमें, आपने क्या जिस्ट में क्या दिया है, किस बारे में है, अगर आप दर्शकों को ब्रीफ में बताएं तो? देखिए, अखिलामृतम मेरी पहली कविता संग्रह है जो 2021 में आई थी, और 25 कविताओं का एक संग्रह है। तो वो उसमें भारतीय अध्यात्म, दर्शन, पर्यावरण, जीवन, उस तरह की कविताएं हैं। और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उस तरह की कविताएं ज़्यादा लिखी नहीं जाती। और लंबी लंबी कविता है, 4-4 लाइन 6-6 लाइन वाली कविताएं नहीं है। आजकल 4-4 6-6 लाइन की भी एक कविता हो जाती है। हमारी 3-3 पेज की कविताएं हैं, 4-4 पेज की कविताएं हैं। उसमें राम में रावण एक कविता है जो 42 मिनट सिर्फ वाचन है उसका। अच्छा, उसका वाचन सिर्फ पढ़िएगा तो 42 मिनट है। अगर एक एक्टर परफॉर्म करे तो 1 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस होगा वो। राममय रावण, मतलब रावण भी हमारा राममय है। उसमें वो एक कविता हुआ है। तो वो कविता की किताब आई। उसके बाद हमने अभिनय पे एक किताब लिखी, जो बहुत पुराना मेरा संकल्प रहा कि मैं अभिनय पे एक किताब लिखूंगा, और वो हिंदी में होगी। क्योंकि हिंदी में अभिनय पे किताब नहीं था, मैं अपने वक्त में भी ढूंढता था। रशियन का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में आता था, स्टैनिस्लाविस्की को ही पढ़ाते पूरे वर्ल्ड में, और उसी का ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन, और वो समझ में नहीं आता। और जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या अंग्रेजी जानता ही नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा। हिंदी में किताब नहीं है। तो हमने तब प्रण लिया था कि मैं, अगर कुछ मेरा ऐसा प्रयोग, ऐसा शोध हुआ, तो मैं अपने इस अनुभव अनुभूति को लेके एक किताब लिखूंगा। और उसको मैंने साकार किया। मैंने क्या किया, बाबा भोलेनाथ माई, मेरी माता आदिशक्ति भगवती ने लिखवाया है, अभिनय अभिनेता और अध्यात्म। अरे वाह, ये 1 साल से बेस्ट सेलर चल रहा है अमेजोन पे। अरे वाह, 1 साल पूरा हो गया। पिछले विश्व पुस्तक मेला में इसका विमोचन हुआ था, और लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी। मैं FTI गया था इस पर सत्र करने, मेरा आमंत्रण था। मैं अभी NSD सत्र किया इस पे, NBT के सत्र कर चुका हूँ मैं। इसका सत्र बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगह इसके सत्र, थिएटर के मैक्सिमम ग्रुप्स, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह चल रहा है। और बच्चे पढ़ रहे हैं किताब से।
क्योंकि मैंने एक अलग ही डायमेंशन को उकेर दिया है। मेरा अपना शोध, अपना प्रयोग, अपना अध्ययन और अपना अनुभव और अनुभूति है इस किताब में, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। बेहद खूबसूरत और है। अभी जो हाँ, किताब हाँ, जो जल्दी विमोचन होने आपकी जा रहा विमोचन होने वाली है है। वो है आत्मोत्थानम। आत्मोत्थानम में भी वैसी कविताएं जिससे आत्मा का उत्थान हो। आपको नई किताब के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि जरूर एक बार इन किताबों पे गौर करिए, साहित्य से जुड़िए। साहित्य है तो हम हैं, साहित्य नहीं होगा तो जिंदगी में रस नहीं होगा। और जिस रस की बात कर रहे थे आप चंद्रकांता में, क्रूर सिंह के कैरेक्टर में, और मैं तो आज पहली बार आपके मुंह से जब मैंने सुना कि क्रूर सिंह में सभी रसों को यक बोलते समय, वो मतलब बेहद खूबसूरत ढंग से आपने बोला। आप जितने अच्छी शख्सियत हैं उतना ही अच्छा बोलते हैं, और उतनी ही अच्छी भाषा पे भी आपकी पकड़ है हिंदी में, क्योंकि हम दोनों ही लगभग एक ही प्रांत से आते हैं और हम लोग भोजपुरी बोलकर आगे बढ़े हैं। और हम लोग के साथ एक दिक्कत होती होगी, आपने भी इसको फील किया होगा, हम लोग सा को शाम बोलते हैं और घोड़ा को घोड़ा कभी कभी हो जाता था। तो उस चीज से बाहर आके अपने आप को इस मुकाम तक लाना, और मुझे लगता है अखिलेंद्र जी ये वाकई बहुत काबिले तारीफ है। आपसे मिलकर खुशी हुई, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भी उन बच्चों में से रहा हूं जो आपको देखकर बड़े हुए। यक हम नहीं बोलते थे, यक्कू ही बोलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।